चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक को थ्योरी से स्टार्ट नहीं करता, है ना, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं इसका थ्योरी स्टार्ट नहीं करता, मैं सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से स्टार्ट करता हूँ। और जब आपको विजुअलाइज करना आ जाए, विजुअलाइज का मतलब आपको चीज़ें दिखने लगी अपने आप ही, तो मैं क्या करता हूँ, फिर उसके थ्योरेटिकल पार्ट को उसके वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो आइए फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन में आपने अगर कहीं हमने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा भाई कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको स्टैटिक डायनेमिक से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मैं उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जाऊँगा। तो बात करते हैं कि आखिर फ्रिक्शन फोर्स वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ये सीखिए। मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर यहाँ पर कोई एक अलमीरा रखा हुआ है, एक बड़ा अलमीरा। तो एक छोटे बच्चे ने क्या किया, एक छोटा बच्चा आया और इस बच्चे ने क्या हुआ, इस पर एक फोर्स लगाया, लेकिन ये इस अलमीरा को मूव नहीं कर पाया, डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है। इसके बाद इसी जगह एक बड़ा आदमी आया और इसने जब फोर्स लगाया तो ये इसको डिस्प्लेस कर गया। तो ये कौन सा फोर्स था जो इस अलमीरा को आगे मूव नहीं करने दे रहा था? वो था वहां पर फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे वर्क करता है? जहां पर भी दो बॉडी में रिलेटिव मोशन होगा वहां पर फ्रिक्शन वर्क करने लगता है। और फ्रिक्शन वहां पर स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक होता है। स्टैटिक डायनेमिक क्या हुआ भाई, जब मूव नहीं कर रहा था उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक हो गया, और जब मूव करते हुए भी वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा वो हो गया डायनेमिक। अब एक बात और समझिएगा, जनरली जब लोग फॉर्मूला याद करते हैं तो वो कैसे समझते हैं? वो कहते हैं भाई अगर कोई ब्लॉक इस पर रखा हुआ है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ और वो होगा mg, और चूंकि यहाँ पर कांटेक्ट है तो यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स होगा और वो होगा r। और अगर हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया है और वो फोर्स की वैल्यू है F, वो फोर्स की वैल्यू है F, और अगर ये मूव करने लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले तो अगर a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो वो होगा ma, क्योंकि मोशन राइट डायरेक्शन में है a एक्सीलरेशन से। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर कांटेक्ट है तो एक लॉजिक कहा जाता है कि जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन और उतने ही फ्रिक्शन, जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन और उतने फ्रिक्शन। तो इस बॉडी का इस सरफेस के साथ एक कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट पर एक रिएक्शन हुआ, तो अगर यहाँ पर रिलेटिव मोशन के चांसेस हैं उतने ही फ्रिक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोशन के अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs, फ्रिक्शन फोर्स Fs कहेंगे या स्मॉल f कह दीजिए उसे सिंपल। अब हाँ, ये एक फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स का अपोजिट में होता है नहीं, मोशन के अपोजिट में लगता है। फोर्स के अपोजिट में नहीं बल्कि किसके लगता है, मोशन के अपोजिट में। मोशन राइट हो रहा था तो इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है। अब इस F की जो वैल्यू कही जाती है, मैं FBD ड्रॉ कर चुका, आप यहाँ पर सिग्मा Fx सिग्मा Fy लिख सकते हैं। कैसे? R माइनस mg इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा F माइनस स्मॉल f माइनस ma इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्मॉल f की वैल्यू लिखी जाती है ना वो होता है म्यू इनटू r, म्यू इनटू r ये होता है। अब ये क्या हो गया भाई, म्यू कहाँ से आ गया? सो म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जनरली न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू गिवन होती है, ये 1 से कम होता है, 0.1, 0.8, 0.7 इस तरीके से होता है। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन एंड r इज द रिएक्शन फोर्स। इस तरीके से हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू r, है ना।
करते हैं, वो लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू टू आर, और उससे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, जिसकी वजह से कई तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो उनसे गलती होती है। यदि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा गलती कहाँ हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg और म्यू की वैल्यू है 0.8। मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कीजिए, फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए इसको, देखिए कौन फाइंड कर पाता है इसको। चलिए स्टूडेंट, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि जनरली स्टूडेंट करते क्या है ना। चलिए मैं टारगेट लेके सॉल्व करते हैं। भाई इनको लगाना है F को फॉर्मूला, स्टूडेंट के दिमाग में आता है सीधे फॉर्मूला, वो क्या करते हैं भाई F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, और मेरे पास म्यू की वैल्यू पता है, कहीं से आर की वैल्यू मिल जाए तो मैं सॉल्व कर दूँ, ये टारगेट होता है। आर पता करने के लिए क्या करेंगे, वो ब्लॉक लेंगे, ऊपर आर होगा, नीचे mg होगा, यहाँ से लिखेंगे r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू हो जाएगी mg यानी कि 10 इंटू, अगर g की वैल्यू 10 ले लिया तो ये हो गया 100 मीटर 100 न्यूटन। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं, क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू कितना है भाई 0.8 और r की वैल्यू 100, तो ये आ गया 80 न्यूटन, और ये हो जाता है इसका आंसर। तो भैया सही है, सिंपल सा। ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है, ध्यान दीजिएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपने कैलकुलेट किया, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपने कैलकुलेट किया वो कहाँ लग रहा है, वो यहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। भाई ये अगर सरफेस है तो इस पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब मैं कहूँ कि फ्रिक्शन फोर्स जो फोर्स होता है वो कोई तो डायरेक्शन में होता है, और मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया नहीं था, तो अगर आप F इधर ड्रॉ कर देंगे तो ये तो अपने आप चलने लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ही चलाने लगेगा। इसका मतलब हमारे घर में जो अलमीरा रखा है, टेबल रखा है, मेज रखा है, ये अपने आप चलने लगेंगे, क्योंकि जहाँ रखे हैं वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो इसका मतलब तुम्हारे घर में भूत है, अपने आप चलने लगेगा। गलती हमने क्या की, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक तरीके का रिजर्व फोर्स है, ये जो हमने कैलकुलेट किया ना ये हमारे पास कंजर्व है, इतना फोर्स यहाँ पर लग सकता है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो 80 न्यूटन है ना, 80 न्यूटन ये यहाँ पर लग सकता है तब जब आप भी फोर्स लगाइए। जैसे कि एक छोटा बच्चा आया, एक छोटा बच्चा, और इसने यहाँ पर फोर्स लगाया F, और F की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो जैसे ये 10 न्यूटन इधर लगाएगा ना, ये 10 न्यूटन इधर लगाएगा, ये अपने 80 न्यूटन में से 10 न्यूटन इधर लगा देगा, क्योंकि उसके पास 80 न्यूटन लगाने की कैपेसिटी है। तो क्या करेगा, पॉजिटिव लगा देगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 10 न्यूटन लगाया राइट में और फ्रिक्शन लगा दिया लेफ्ट में, ब्लॉक वहीं रुका हुआ, नहीं चल रहा। इसलिए अलमीरा को बच्चा नहीं धकेल पा रहा। मान लीजिए दो बच्चे आ गए, दोनों मिलकर इसको धक्का मिल रहे, एक और बच्चा आ गया और दोनों ने मिलकर लगा दिया 20 न्यूटन, कि अब तो खिसक जाएगा, कि अब भी नहीं खिसकेगा। हाँ, क्योंकि बात उसके पास कैपेसिटी कितनी है, 80 न्यूटन तक लगाने की। जब कोई बड़ा आदमी आएगा और 80 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो जो कर जाकर के क्या होगा, ये अब खिसकेगा, तब ये जाकर के खिसकेगा। इसका मतलब अगर किसी ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 0, उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0। जब तक कि आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ये 80 न्यूटन में से कुछ नहीं लगाएगा। जब आप फोर्स लगाएंगे तभी ये भी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और जितना आप लगाएंगे उतना वो लगाएगा, जितना आप लगाएंगे उतना वो लगाएगा। लेकिन उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, म्यू टू आर की, म्यू आर से वो ज्यादा नहीं जा सकता। तो जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स लगा देंगे, अब वो ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये एक इमेजिनरी फ्रिक्शन है कि इतना लग सकता है, इतना लग सकता है, उसके पास है कैपेसिटी, लेकिन लगाएगा तब जब आप लगाएंगे। जब आप उसको परेशान करेंगे तब वो लगाएगा, आप नहीं लगाएंगे वो शांत बैठा रहेगा।
अच्छा एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, देखो किसी क्वेश्चन में क्या कर सकता है, मैंने तो फोर्स लगाया नहीं था इसमें कोई, उसने क्या किया, फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस 10 न्यूटन से अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ गई होगा? आप तब जीरो नहीं कहेंगे, हालांकि ये मूव नहीं करेगा, 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं करेगा। क्यों? इसके पास 80 न्यूटन फोर्स है, जिसको वो लगा नहीं रहा है, वो उतना ही लगा रहा है जितना आपने लगाया। तो इस केस में क्या कहेंगे, आप कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन। अगर ये 20 हो जाए तो आप कहेंगे 20 न्यूटन, अगर ये 70 हो जाए तो आप कहेंगे 70 न्यूटन। ये 80 के ऊपर चला जाए, 100 चला जाए, इसने मान लीजिए 100 न्यूटन लगा दिया, अब क्या होगा, ये मूव कर जाएगा और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता रहेगा। हाँ, तो ये एक वर्क यहाँ पर हमने फ्रिक्शन के बारे में समझ लिया। अब देखिए इसके बारे में और समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को किस तरीके से शो करते हैं और उसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आइए पहले कुछ पुलिये के क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं फ्रिक्शन फोर्स को भी वहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए ये हमने एक पेज ले लिया और इस पेज पर यहाँ पर एक ब्लॉक रख लिए हम लोग, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख लिया और ये इसका मास एल है, यहाँ से एक पुल्ली है और एक स्प्रिंग बना हुआ है और इस पुल्ली से पास कर रहा है और यहाँ पर है मास m1 एंड इट इज m2। हमारे पास है m1 की वैल्यू 100 kg and m2 is 10 kg। v1 की वैल्यू बात की जाए यहाँ पर तो वह है 0.3 एंड m2 की बात की जाए तो वह है 0.4, ठीक है। और ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्सेलरेशन ए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ पर फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वहाँ नहीं किया। आइए इस क्वेश्चन में मैं फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, फिर मैं इसी बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे अच्छा होता है कि पहले आप प्रेडिक्ट करिए कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, मोशन किस तरह हो सकता है। तो अब मोशन किधर हो जाएगा, ऑब्वियसली m1 नीचे आ सकता है a एक्सेलरेशन से और इसी a एक्सेलरेशन से ये लेफ्ट में जाएगा। अगर मैं FBD यहाँ पर m2 को ड्रॉ कर दूँ, देखिए m2 को ड्रॉ कर दी जाए तो ये हो गया m2, नीचे की तरफ लगेगा m2g यहाँ पर, और देखिए ऊपर की तरफ हो जाएगा रिएक्शन, अब चूंकि तो ये हो जाएगा R2। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो जाएगा T, और इसका मोशन लेफ्ट साइड में है तो राइट में हो जाएगा यहाँ पर m2a। अब साथ ही साथ हमें फ्रिक्शन को भी शो करना है, तो फ्रिक्शन के मैंने बताया कि मोशन के ऑपोजिट में, तो मोशन के ऑपोजिट में लेफ्ट में मोशन है तो राइट में लगा दीजिए आप स्मॉल f, सीधे लिख दीजिए यहाँ पर μ2 इंटू r2, सीधे लिख दीजिए μ2 इंटू r2। अब यहाँ इसका इक्वेशन क्या बन गया, चलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा r2 इज इक्वल टू, और इसको लिख देते हैं r2 माइनस m2g इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। और साथ ही साथ यहाँ से क्या कर सकते हैं m2a प्लस μ2 r2 माइनस t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो m2 वाला जो बॉडी है उसका हमने FBD ड्रॉ किया और हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक x डायरेक्शन और एक y डायरेक्शन में। आसानी से समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने पिछले लेक्चर किया होगा। आइए इसका FBD सीखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसके FBD ड्रॉ करने के लिए इसको यहाँ पर इस तरीके से बना लेता हूँ, है ना। और यहाँ पर देखिए ये रहा मास m1, इसका वेट डाउनवर्ड होगा पूरी तरीके से m1g। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्सेस इस पे लगे हुए ना, मैं इसी लाइन में दिखाऊंगा ताकि एक लाइन में मुझे फोर्सेस दिखे। तो देखिए यहाँ पर एक तो टेंशन T होगा ऊपर की तरफ, ये मैंने टेंशन T बना दिया। इसका मोशन भी नीचे की तरफ है तो ऊपर ही क्या होगा, ऊपर ही हो जाएगा m1a। इसका मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन भी ऊपर ही होगा, वो हो जाएगा v1
इंटू R1। अब जो रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है सरफेस से परपेंडिकुलर, है ना। तो सरफेस से परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया सरफेस से परपेंडिकुलर R1। अब यहाँ पर देखिए ये सारे फोर्सेस यहाँ पर किसी एक लाइन पे नहीं आए, है ना। जैसे ये एक एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस कौन सा बन सकता है, यहाँ से ये एक्सिस बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, M1G को इन दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अपने राइट में और लेफ्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से एक फोर्स हो जाएगा और यहाँ से एक फोर्स हो जाएगा। एंगल यहाँ 30 है तो ये हो गया 30, ये 30 है तो ये हो गया 60। अब एक एंगल में मिल गया कंपोनेंट बनाने के लिए, जिधर एंगल उधर cos M1G cos 60, ये हो जाएगा M1G cos 60 एंड लेफ्ट में हो जाएगा M1G sin 60, और इसको हमने कैंसिल कर दिया, जिधर थीटा उधर cos लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन बन सकता है, एक इक्वेशन इस लाइन में और एक इक्वेशन इस लाइन में। चलिए मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा T प्लस M1A प्लस म्यू1 R1 माइनस M1G cos 60 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। एंड इस लाइन में लिख लेते हैं R1 माइनस M1G sin 60 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल इक्वेशन 4, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व भी करते हैं। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, अब इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग नोट कर चुके हैं, आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एक चीज इक्वेशन में देखिएगा कि ये जो दो छोटे छोटे इक्वेशन है ना, कौन से, एक तो ये R2 वाले और R1 वाले, इन दोनों के वैल्यू उठाइए, पुट कर दीजिए। जैसे R2 के वैल्यू उठाइए इसमें पुट कर दीजिए, और R1 के वैल्यू उठाइए इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं अगर R2 के वैल्यू इसमें पुट कर दूं और बाकी वैल्यू के साथ में रखते चलो, तो M2 के वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू A प्लस म्यू2 की वैल्यू है 0.4 एंड इंटू R2। देखिए R2 की वैल्यू क्या हो गया था, M2G। मैं लिख देता हूँ, अच्छा M2G आपके आसानी के लिए मैंने डायरेक्ट ले सकते थे। ये R2 की वैल्यू, R2 इज इक्वल टू M2G, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, माइनस T इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 10A माइनस T प्लस 0.4 इंटू M2 की वैल्यू 10 इंटू G 10 इज इक्वल टू 0। तो जो हो गया 100 इंटू 0.4 40 हो गया। तो यहाँ से आ गया 10A माइनस T इज इक्वल टू, या माइनस कर देते हैं, प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमने मान लीजिए इसको फिफ्थ बना लिया, इसको इन दोनों से हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब उसके बाद इन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से R1 आ जाएगा M1G sin 60। चलो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर आपके आसानी के लिए। M1 की वैल्यू है 100 एंड G इज 10 और sin 60 √3/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, कट हो जाएगा 500√3 R1 की वैल्यू। अब देखिए R1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना, इसमें इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा T प्लस M1 की वैल्यू M1 100 A प्लस म्यू1 कितना है 0.3 इंटू R1 देखिए 500 √3, आगे है माइनस M1 100 इंटू 10 इंटू cos 60 मतलब sin 30 की वैल्यू यानी 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसमें भी जो अननोन है वो T और A आ रहा, इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ से पहले 100 A प्लस T प्लस ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 0.3 आ जाएगा 1500 में, तो ये हो जाएगा 150, है ना। 150 √3 माइनस ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ गया 500 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ पर आई थिंक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये √3 रख लेंगे तो वहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, है ना। और रूट सॉल्व कीजिए इसे, कितना आएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम तो 150 इंटू √3, तो √3 हो जाएगा, √3 इंटू 150 माइनस 500, यह जगह -240, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 100a प्लस b माइनस 250 लेते हैं लमसम में इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 6। अब देखिए यहाँ पर 10a है माइनस t, है ना। तो अगर मैं इसके साथ इसको ऐड कर दूँ तो t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10a माइनस b प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन वही 5th है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 110a और ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस t माइनस t। और आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर -240 है तो ये हो जाएगा -200 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 200/110, ठीक है। तो 200/110 ये करेंगे तो आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आता है एक्सेलरेशन की वैल्यू। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ हमने इस वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि इसमें इसका एक्टिविटी ड्रॉ किया, है ना। ये जो हमारे पास ये जो ब्लॉक गिवन था m2 और m1 का एक्टिविटी ड्रॉ किया। m2 का जब एक्टिविटी ड्रॉ किया तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गई और m1 का जब एक्टिविटी ड्रॉ किया तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन चार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेक्निक अपनाया। कैसे किया कि मैंने इसमें r2 की वैल्यू फाइंड किया और इसमें रख दिया और यहाँ से r1 की वैल्यू उठाया इसमें रख दिया, यहाँ पर r2 की वैल्यू। इन दोनों से जब वैल्यू रखा तो दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, हमें a की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो हमने एक क्वेश्चन से सीखा कि कैसे उसमें फ्रिक्शन फोर्स को ड्रॉ करते हैं और उसको फाइंड करते हैं। आइए क्वेश्चन इसी पर बेस पर आपको मैं ट्राई कराता हूँ। पहले आप लोग इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ये एक मान लीजिए बेच है और यहाँ पर आपने एक ब्लॉक रख दिया। ये एंगल वही आपने मान लीजिए 30 ले लिया और ये ब्लॉक M1 है। यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है और यहाँ पर एक पुली है। इस ब्लॉक से एक रस्सी लगी हुई है और ये इससे पास करना, ठीक है। साथ ही साथ एक पुली यहाँ पर भी है और इससे ये एक रस्सी बंधी हुई है और ये इससे पास करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ब्लॉक है M3, दिस वन इज M2। अगर बात करें तो M1 इज यहाँ पर है 200 kg, M2 इज 50 kg and M3 is 10 kg। और μ1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है μ1 μ2 और बस ये दोनों फ्रिक्शन होंगे। यहाँ पर दोनों की वैल्यू है 0.5, ये गिवन है 0.5 या 0.4 लिख लीजिए इसको इजी करने के लिए। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, इसको क्वेश्चन अगर बढ़ाया जाए तो टेंशन भी फाइंड करने के लिए आ सकता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि मोशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। आप अपनी तरीके से एज्यूम कीजिए। मान लीजिए मैं हिंट देता हूँ, आपने एज्यूम कर लिया इधर F1 इज इधर इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से जाएगा तो ऑब्वियसली M2 राइट में जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, M3 ऊपर जाने लगेगा a एक्सीलरेशन से। एक एजम्पशन ये हो सकता है। दूसरा एजम्पशन ये हो सकता है कि ये ब्लॉक M3 नीचे आ रहा है a एक्सीलरेशन से और M2 लेफ्ट में जा रहा है और M1 यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों एजम्पशन आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है सर ऐसे तो गलत हो सकता है। गलत किसी केस में नहीं होगा। हो सकता है कि आपने एजम्पशन ये लिया हो नीचे आने का और सही मायने में ऊपर जा रहा हो तो आपको वो आंसर में जाकर के करेक्ट कर देगा। a की वैल्यू वहाँ पर क्या आने लगेगी, निगेटिव आने लगेगी। अपने आप समझ जाइएगा कि वो हमने गलत दिया था,
दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करेंगे आप आंसर में जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट लिख देंगे, बस मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए आप कोई एक assumption ले लीजिए, मान लीजिए आप assumption ये लेते हैं, तो इसी को मान करके तीनों का एफबीडी ड्रॉ करिए, और एफबीडी ड्रॉ करने के बाद वहां पर तीनों इक्वेशन बनाइए और यहाँ पर तीनों बॉडी का एक्सप्लेनेशन आप लोग फाइंड करिए। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं तीनों ब्लॉक का, उसके बाद फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोशन हमने डिसाइड कर ही लिया था कि ये एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये राइट में जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो देखिए मैं मान लीजिए सबसे आसान एक्टिविटी तो इसका होगा, मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से m3, तो m3 का वेट नीचे की तरफ m3g, साथ ही साथ देखा जाए तो एक स्ट्रिंग ऊपर है तो ऊपर स्ट्रिंग, बॉडी से दूर की तरफ टेंशन ये t। अब यहाँ पर देखिए दो रस्सियाँ हैं, दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहाँ से जाकर यहाँ खत्म हो गई, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ है। तो मैं अगर इस स्ट्रिंग को 2 कह दूँ, इस स्ट्रिंग को 1 कह दूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा T2, और मोशन इसका देखा जाए तो अपवर्ड है, तो नीचे की तरफ होगा m3a, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर इसका इक्वेशन देखिए, दूसरी बात इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो ना रिएक्शन होगा ना फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर इसका इक्वेशन हो जाएगा सीधे सीधे, वो हो जाएगा T2 माइनस m3a माइनस m3g इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दिया और इससे इक्वेशन भी बना दिया। आइए दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करते हैं m2 का, तो यहाँ पर मैंने m2 बना लिया। देखिए इसमें दो स्ट्रिंग है, एक राइट और लेफ्ट में, एक राइट और एक लेफ्ट में, दोनों में बॉडी से दूर की तरफ टेंशन, दोनों में बॉडी से दूर की तरफ टेंशन। एक राइट वाला है 1 T1 कह दिया, लेफ्ट वाला है 2 T2 कह दिया। साथ ही साथ इसका वेट नीचे की तरफ m2g, और यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्ट में है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R2। साथ ही साथ ये इसका मोशन है राइट में, तो लेफ्ट में अपोजिट डायरेक्शन में m2a, सभी फोर्सेस दिख गए यहाँ फ्रिक्शन। हाँ, एक बात अब क्या होगा, फ्रिक्शन, क्योंकि रिएक्शन के बाद फ्रिक्शन भी दिखाना है कि किसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो मोशन कितना है राइट में, तो लेफ्ट में ही क्या करो, यहाँ पर ये दिखा देते हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को होता है म्यू इनटू r, तो यहाँ पर हो जाएगा μ2 इनटू r2। अब चलिए इसका इक्वेशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y डायरेक्शन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा r2 माइनस m2g इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। x में लिखेंगे तो ये प्लस, बाकी ये सब तो नहीं, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस μ2 R2 और माइनस m2a माइनस m2a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। अब ये एक एफबीडी इन दोनों का हो गया। आइए एफबीडी इस बेस वाले करते हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका डायग्राम या किनारे को बना लूँगा। तो मैंने क्या किया कि ये हो गया हमारा ब्लॉक m1a, कैमरे को मैं थोड़ा टर्न कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है m1। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या हुआ, रस्सी बनी हुई है, तो मैं इसी लाइन में इसको टेंशन दिखाऊंगा ना आसानी के लिए, ये हो गया टेंशन फोर्स। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, तो ऊपर ही क्या होगा, फ्रिक्शन होगा μ1 R1, या इसका वेट m1g इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगा R1, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए मोशन नीचे है डाउनवर्ड में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगा m1a, ठीक है, सारे फोर्सेस आ गए। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस लाइन में और इस लाइन में लेके आना चाहिए। तो मैं इस लाइन में एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये फोर्स हो गया, इस लाइन में ड्रॉ कर दिया तो ये फोर्स हो गया। अब एंगल की जरूरत है, ये 30 है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख लिया 30, तो दिस वन बिकम्स 60। अब जिधर थीटा उधर कॉस, तो इस m1g के लेफ्ट में थीटा है 60, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है, तो यहाँ हो जाएगा m1g cos 60 एंड इधर हो जाएगा m1g sin 60, और इसका कॉम्पोनेंट बना दिया तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे।
तो देखिए एक इक्वेशन हो जाएगा R1 माइनस M1G साइन 60 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। एंड दूसरा हो जाएगा, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो T1 प्लस म्यू1 R1 प्लस M1A माइनस M1G cos 60 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 5। तो आप कैलकुलेटर थोड़ा सा और टर्न कर दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इतने इक्वेशन हमारे बन गए। आप एक्टिविटी अपना ड्रॉ करके चेक कर लीजिए, इक्वेशन मैच कर लीजिए कि आपका सही इक्वेशन आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का पहले इसकी प्लानिंग किया करो, है ना। प्लान कैसे करो समझो। हमें क्या पता करना है, ए की वैल्यू पता करना है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था कि दो इक्वेशन मैंने बनाए थे और दोनों को एक साथ ऐड कर दिया था, या कभी सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ जाए, ए की वैल्यू पता कर लेते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं दो इक्वेशन बनाऊं तो उसमें एक में T1 एक में T2 आएगा, नहीं सॉल्व होगा। इसका तरीका ये देखो, यहाँ इक्वेशन थर्ड में आओ, थर्ड में T1 भी है, T2 भी है और R2 है और A है। समझो, अगर मैं T1 की वैल्यू उठाऊं, यहाँ से T1 की वैल्यू उठाऊं और इसमें पुट कर दूं, तो वो किसके किसके टर्म में जाएगा, A के टर्म में जाएगा और R1 के। R1 उठा लूंगा यहाँ से तो R1 तो सब पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट बनाते हैं। ऐसे में T2 की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम T2 की वैल्यू पता करते हैं, T1 और T2 की वैल्यू पता करते हैं। तो देखो, अगर मैं T2 की वैल्यू लिखूं इक्वेशन फर्स्ट से, तो वो हो जाएगा वहाँ पर M3A माइनस प्लस M3G। ठीक है, तो वैल्यू रखते चलते हैं। तो यहाँ से देखिए T2 की वैल्यू हो जाएगी M3 यानी 10A प्लस 10 इंटू 10, ये हो जाएगा T2 की वैल्यू 10A प्लस 100। एक तो वैल्यू 2T की वैल्यू आ जाएगी। अब साथ ही साथ क्या करो कि यहाँ पर T1 की वैल्यू उठाओ। ठीक है, तो T1 की वैल्यू उठाने के लिए पहले R1 की वैल्यू से पुट कर देते हैं। तो देखो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ से R1 हो जाएगा M1G sin 60, तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ इसमें, है ना। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 इंटू R1, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 इंटू R1 और उधर जाकर हो जाएगा माइनस M1A, उधर जाकर हो जाएगा माइनस प्लस M1G cos 60 डिग्री। इस इक्वेशन से मैंने किया। अब इसको वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। तो μ1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 0.4, तो माइनस 0.4 इंटू R1 की वैल्यू। देखो R1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ सकता है, माइनस M1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा M1G sin 60, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस M1G sin 60। कितना होगा भाई, M1 होगा हमारे पास 200 इंटू G इंटू sin 60। sin 60 मतलब √3/2, √3/2। तो ये हो गया μ1 और R1, μ1 R1 कहाँ से आया, यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, माइनस M1 की वैल्यू 200A और प्लस M1 की वैल्यू कितना है 200 इंटू G 10 इंटू cos 60। cos 60 का मतलब 1/2, cos 60 हो गया 1/2। देखो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आएगी, हम उसको जरा कैलकुलेट करेंगे फटाफट जल्दी से और फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ से देखिए √3 इंटू 5 इंटू 200 इंटू 0.4, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 692.8 और माइनस 200A और यहाँ पर आ जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1000, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे इससे, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1000 में इसको माइनस कर देंगे, 1000 माइनस 692.8, ये आ जाएगा 307.2 प्लस माइनस 200A। तो T1 और T2 की वैल्यू देखिए हमने फाइंड कर लिया। T1 और T2 की वैल्यू यहाँ देखिए आसानी से
एक तो T1 की वैल्यू यहाँ से आ गई और एक T2 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इक्वेशन 3 में जाऊँ, अभी मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, तो यहाँ पर जाते हैं। अगर मैं इक्वेशन 3 में देखिए तो T1 और T2 है ना, यहाँ पर T1 और T2 वहाँ पर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। T1 T2 की जगह हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, T1 की वैल्यू है 307.2 माइनस 200A माइनस T2 की वैल्यू कितना है 10A प्लस 100 माइनस μ2 इंटू R2। ठीक है, तो μ2 इंटू R2, μ2 की वैल्यू 0.4 और R2 की वैल्यू देखिए, R2 कितना था, यहाँ से R2 था M2 इंटू G, है ना। तो M2 की वैल्यू कितना है 50 इंटू G 10, तो यहाँ से μ2 इंटू R2 हो गया माइनस μ2 कितना है 50 इंटू A इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सॉल्व करना है, बनाने की जरूरत नहीं, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 307.2 माइनस 200A माइनस, जब हम इसको कट करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस 10A और ये हो जाएगा माइनस 100, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर 500 है तो ये हो जाएगा 500 इंटू 14, ये आ जाएगा 200 और 50A इज इक्वल टू 0। देखिए A कितनी जगह है, माइनस 200 माइनस 10 और माइनस 50, तो ये हो जाएगा 210 और 50, तो ये हो जाएगा माइनस 260A। ये तीन टर्म हमने यहाँ पर नेगेटिव के तीनों में ऐड कर लिया और फिर देखा जाएगा क्या हुआ है, 307 प्लस में है और माइनस 100 माइनस 300, तो ये हो जाएगा माइनस 300 और यहाँ कितना है प्लस में आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 7.2 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, अब ये जाएगा तो माइनस तो अपने आप हो ही गया, तो ये हो जाएगा 7.2 अपॉन 260। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू आ सकती है 7.2 अपॉन 260, ये आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सबसे टफ क्वेश्चन दिया था, अगर हम इस लिहाज से देखें कि ये कैलकुलेशन के लिहाज से, है ना। इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्सेप्ट को समझने की कैपेसिटी है, साथ ही साथ कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी है। तो कैलकुलेशन से भागिए नहीं, हम एक अच्छे लेवल तक पढ़ करके एग्जाम में जाएंगे ताकि हमें वहां के कैलकुलेशन बहुत आसान होंगे। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है ना, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफिकेशन है या आप पहले समझ लीजिए इसको, आपको इसको घर पर ट्राई करना है। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉक है, ब्लॉक M1, ब्लॉक M2 एंड ब्लॉक M3। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि मोशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। आप एक अपना एजम्पशन ले लीजिए। तो मैं अगर यहाँ पर एजम्पशन की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि M1 इधर जाएगा, M2 लेफ्ट में जाएगा और M3 ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह हो सकता है कि M3 नीचे जाए, M2 राइट में जाए और M1 ऊपर जाए, कोई भी हो सकता है। कोशिश किया कि ये कि मास के थोड़ा सा देख लिया कि मास जिसका ज़्यादा है उसको उसी डायरेक्शन में मोशन ले लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ कि M3 की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं इस मोशन नीचे लूँगा। पहली बात तो ये कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर ये नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, राइट में जाएगा और ये। अब एक बात ये समझिएगा कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो यहाँ पर खत्म हो गई, तो मैं इसको स्प्रिंग को 2 कह देता हूँ, और ये स्प्रिंग यहाँ से दूसरी स्टार्ट हुई तो मैं इसको 1 कह देता हूँ। तो इसमें जितना भी टेंशन होगा 1 कह दीजिएगा, T1 लीजिएगा, और यहाँ जितना टेंशन है इसे T2 लीजिएगा। आप इसका एफबीडी तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ये एंगल मैंने यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन आपको इसका एफबीडी ड्रॉ करने में ध्यान देना है। एक सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि ये जो पुल्ली है ना फ्रिक्शनलेस है, तो आप क्या करिएगा, इस M3 का जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे उसमें ध्यान दीजिए। M3 की एफबीडी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप M3 का एफबीडी ड्रॉ करेंगे उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि M3 कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर M3 का वेट तो नीचे लगेगा,
और अगर मैं इसको नीचे कह रहा हूँ, अगर ये ए एक्सीलरेशन से राइट जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ए बाई